गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण के सभी क्वेश्चंस को। यानी कि डियर स्टूडेंट, सिंगल क्लास के माध्यम से मैं आपको गुरुत्वाकर्षण के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। डियर स्टूडेंट, इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पर आपको पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सुबह के 10 बजे फिजिक्स की क्लास होती है और शाम के 4 बजे आपके मैथ की क्लासेस होती है। तो जो भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों को पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं तैयारी करवा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप लोग प्रयास कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी आपका है, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी आपका है, शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और ऑप्शन नंबर डी आपका है, पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। तो इन चारों ऑप्शंस को आप अच्छी तरीके से देखिए और बताइए डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो समुद्र में उठने वाला ज्वार का कारण होता है, समुद्र में उठने वाला जो ज्वार का कारण होता है, इसका जो मेन प्रभाव होता है वो आपका पृथ्वी से होता है। और पृथ्वी से नजदीक यदि हम ग्रह को देखें, यानी कि पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह होता है, तो चंद्रमा आपका होता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेट जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बताने का मेन रीजन ये है
कि आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछ ले, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए। डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन हुबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपका ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए कि आखिर में इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन क्यों होता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। यहां पर बात की जा रही है डियर स्टूडेंट गुरुत्वीय प्रभाव। गुरुत्वीय प्रभाव यानी कि आपका जी से रिलेशन कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि यदि हमारा गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है श्यान बल। श्यान बल क्या होता है? जो आपकी लहरें होती हैं डियर स्टूडेंट, इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो आपका श्यान बल होता है। जो लहरें आपका इस तरीके से अप डाउन करके चलती हैं, इस तरीके से इनके बीच डियर स्टूडेंट श्यान बल लगता है। अब जो श्यान बल की वैल्यू होती है वो आपका टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई होता है। तो इसमें तो आपका इस फार्मूले में तो आपका कहीं भी जी का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी गुरुत्वीय त्वरण जी का जिक्र नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का, आर्किमिडीज का उछाल बल। तो आर्किमिडीज के उछाल बल के द्वारा डियर स्टूडेंट पी बराबर आपका होता है रो डी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से जो आपका आर्किमिडीज का उछाल बल होगा वो बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्थिर वैद्युत बल तो आपका बदलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका जो बल होता है आवेशों के माध्यम से होता है, और आपका है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आप शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो ना डियर स्टूडेंट, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कभी भी डाउट ना हो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किस पे निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि F बराबर आपका होता है जी m1 m2 बटे का आपका होता है आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहां से यदि आप जी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहां से यदि आप जी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा m1 इंटू का m2। अब आप हमें बता दीजिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किस पे निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक तो आपका जी का मान दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि आपने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो जरूर देख लेना, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवाया था। तो यहाँ पर दो पिंडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। उसके बाद से डियर स्टूडेंट, जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है पिंडों के द्रव्यमानों पर, तो पिंडों के द्रव्यमानों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि G बराबर एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 गुणे m2 है, यानी पिंडों के द्रव्यमानों पर भी निर्भर करेगा। पिंडों के बीच की दूरी पर, तो पिंडों के बीच की दूरी भी आपका r है, इस पर भी निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, इस पर भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही होंगे उपरोक्त सभी। तो इसको आप करेक्ट कर लेना,
आपकी बुक में जो दे रखा है वो गलत है। तो इसको आप उपरोक्त सभी है जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है पिंडों के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, पिंडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है और समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या बोला है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। क्या क्वेश्चन में बोला है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं ए हमारी पृथ्वी है, ए हमारी पृथ्वी है मैंने मान लिया, और इस पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। तो मैं मान लेता हूं ए हमारा चंद्रमा है, यानी कि ए हमारा मून है, जो कि चारों तरफ पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी पिंड या कोई भी ग्रह या कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके जो गति की दिशा होती है स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। यानी कि जो चंद्रमा आपका गति कर रहा है वो आपका वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश आपका भी वेग से गति कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आपका चंद्रमा है वृत्त की स्पर्श रेखा भी के गति से आपका गति कर रहा है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा यदि कोई भी पिंड वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो जो उसका वृत्तीय गति भी होती है वो आपका वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी हम फोड़ने वाले हैं। आप ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, यदि दो द्रव्यमानों की बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। 2 गुना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा कि आधा हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना गुना हो जाएगा। तो देखो क्या बोला है कि यदि दो द्रव्यमानों की बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, तो मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि जो द्रव्यमानों की बीच की दूरी है r1 की वैल्यू मैं r ले लेता हूं। बोला है बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, तो यदि आपका r1 की वैल्यू r होगा तो r2 की वैल्यू आपका 2r होगा, क्योंकि बीच की दूरी को हम दोगुनी कर रहे हैं। तो यदि r1 बराबर r होगा तो r2 बराबर आपका 2r होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? F बराबर आपका होता है Gm1 m2 अपान r² होता है। तो यहां से यदि हम F1 की वैल्यू निकालना चाहें तो F1 बराबर क्या आएगा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर। तो r1 की वैल्यू r है तो डिवाइडेड बाई आपका r² हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा केवल आपका त्रिज्या दोगुनी की जा रही है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब डियर स्टूडेंट यदि मैं F2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, तो F2 बराबर आपका आएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r², r की डिवाइडेड बाई r2 का होल स्क्वायर। तो r2 की वैल्यू आपका है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 4r²। तो यहां से अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो F2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को आप बाहर ले लो तो हम लिख सकते हैं Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r²। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि Gm1 m2
आपको पता है डियर स्टूडेंट कि Gm1 M2 की वैल्यू हमको पता है, तो Gm1 M2 बट्टे आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? Gm1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपका F1 के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं F2 बराबर F1 बट्टे का 4 के रूप में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है क्या हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है 1/4 हो जा रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा तथ्य प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। आपको बताना है कि कौन सा तथ्य प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो यहाँ पर आपका जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना होता है, यही आपका प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समय देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ध्यान से और आराम से इस क्वेश्चन को भी आप समझिएगा। देखो क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा है। बोला है डियर स्टूडेंट कि दो द्रव्यमान आपके M1 तथा M2 हैं, जिनके बीच की जो दूरी है वो आपका R है। के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपका F है। तो निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार मैं देख लेता हूं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें कोई बदलाव है हो, इस फार्मूले में कोई बदलाव नहीं है। केवल किया क्या है, जहां पर हम जी यूज कर रहे थे वहां पर इन्होंने के यूज किया है। तो ऐसे कंडीशन में केवल मात्रक पद्धति पर आपका निर्भर करेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं, आप ध्यान से और आराम से देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है, आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर जो भार है वो आपका 72 किग्रा है। तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, ए आपको बताना है। चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है ना उसको नोट कर लो। आपको भार दे रखा है 72 केजी, तो भार W बराबर क्या होता है, W बराबर M इंटू का G, और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 72 केजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा भार और द्रव्यमान में अंतर यही है कि जो भार है ना वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है ना केवल और केवल द्रव्यमान ही होता है। तो यहाँ पर W बराबर आपको 72 केजी दे रखा है। अब डियर स्टूडेंट चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का 1/6 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। चंद्रमा पर G का जो मान होता है, चंद्रमा पर जो G का मान होता है डियर स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, चंद्रमा पर जो G का मान होता है वो आपका पृथ्वी के G के मान का 1/6 होता है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि चंद्रमा पर जो आपका गुरुत्वीकरण जी का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीकरण जी के मान का 1/6 होता है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीकरण जी का 1/6 होता है, या डिवाइडेड बाई 6 आप लिख सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब आपको बताना है कि चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर भार W बराबर क्या होता है, m इंटू का g। लेकिन यहां पर डियर स्टूडेंट जो आपको g की वैल्यू लेना है पृथ्वी के g के मान का 1/6, तो g की वैल्यू आपका g/6 के रूप में आएगी, क्योंकि चंद्रमा पर जो g का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीकरण का 1/6 होता है, तो g की वैल्यू यहाँ पर g/6 आएगी। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि m इंटू जी की वैल्यू क्या है, m इंटू जी की वैल्यू आपका है 72 kg, डिवाइडेड बाई 6 कर दो तो आपको मिल जाएगा 12 kg। यानी कि चंद्रमा पर जो भार होगा वो आपका 12 किलो होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो ध्यान से और आराम से इसको भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बोला है उपग्रह में भारहीनता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है शून्य गुरुत्व, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है द्रव्यमान केंद्र, और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय, सोच करके बताइए कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं, सोच करके बता दो डियर स्टूडेंट कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी आपके थ्योरी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको मैं नियर अबाउट 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सोच के बताना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थ्योरी व कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। तो 10 सेकंड का समय है, सोच करके बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो टाइम इज ओवर, आ जाओ। देखो क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए आपका है शून्य गुरुत्व, ऑप्शन नंबर बी आपका है द्रव्यमान केंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। तो जो उपग्रह की भारहीनता का कारण है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी हम कवर करेंगे। देखो बोला है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 सेकेंड के अंदर टिक कर देगा। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है संरक्षी बल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पर, तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से समझना, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आप शिद्दत के साथ ध्यान से समझना। देखो बोला है यदि पृथ्वी का व्यास जो है उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए तो इसका जो द्रव्यमान है 1/8 रह जाएगा। उस आधे आकार का पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। जी का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि गुरुत्वीकरण स्मॉल जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी बराबर आपका होता है GME डिवाइडेड बाई आपका RE का होल स्क्वायर होता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है कैपिटल GME/R² होता है। जो आपका कैपिटल जी होता है डियर स्टूडेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किग्रा स्क्वायर होती है। और जो आपका ME है मास ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 6×10⁻24 kg लिख सकते हो, ठीक है। और RE जो आपका है पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसकी वैल्यू आपका 6378 किलोमीटर होता है।
अब क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको भी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बोला है कि यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का हम आधा कर दे तो द्रव्यमान आपका 1/8 रह जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जीवन की वैल्यू हम निकालते हैं। तो जीवन बराबर क्या होगा, जी, एम की वैल्यू हम एम ही रखते हैं और त्रिज्या क्या होगी। तो यदि आपका मैंने व्यास मान लिया कि जो पृथ्वी का व्यास है वो आपका डी है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर है, यानी डिवाइडेड बाई आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। मैंने माना है डियर स्टूडेंट कि जो पृथ्वी का प्रारंभिक द्रव्यमान है यम है और रेडियस जो है स्मॉल आर है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट जब हम व्यास को आधा कर देंगे, जब हम व्यास को आधा करेंगे तो हमारी त्रिज्या भी आधा हो जाएगी। जैसे हम व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। तो जब हम व्यास को आधा करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण मैं मान लेता हूं कि g2 हो जाता है। जब हम व्यास को आधा करते हैं तो मैं मान लेता हूं गुरुत्वीय त्वरण g2 हो जाता है, तो बराबर आपका हो जाएगा g, और द्रव्यमान क्या हो रहा है, 1/8 हो जा रहा है। तो पहले द्रव्यमान हमारा यम था और अब द्रव्यमान कितना हो जा रहा है, 1/8, यानी कि m डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले द्रव्यमान का 8वां भाग हो जा रहा है। और त्रिज्या में क्या आएगा, जो r की वैल्यू है वो आपका r/2 के साथ आएगी, क्योंकि हम व्यास को आधा कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा r/2 का आप होल स्क्वायर कर दो तो मिलेगा आपको r² डिवाइडेड बाई 4। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप g2 की वैल्यू निकालो। तो यहां पर देखो कटने वाला क्या है, कटने वाला क्या है, यहां पर हम 4 से काट देते हैं 8 को 2 बार में, तो g2 बराबर आपको मिल जाएगा gm, और नीचे में आपको क्या मिलेगा, 2r², नीचे में आपको मिलेगा 2r²। अब आपको पता क्या है कि gm/r² किसके बराबर है, gm/r² किसके बराबर है, जीवन के बराबर है। यानी कि डियर स्टूडेंट, यानी कि डियर स्टूडेंट gm/r² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जीवन लिख सकते हैं। तो यहां से आप g2 की वैल्यू निकालिएगा, यहां से डियर स्टूडेंट आप g2 की वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, g1/2, g1/2, यानी कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा डियर स्टूडेंट, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा डियर स्टूडेंट आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना बने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से दे रखा है, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, कृत्रिम उपग्रह के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो आपका 0 होता है। अब आपको सरल लोलक का आवर्तकाल बताना है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर क्या होता है, 2π√L/g होता है। अब g की वैल्यू यहां पर 0 रख दो तो मिलेगा आपको 2π√L/g की वैल्यू 0 रखोगे तो जब किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। तो इस तरीके से सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को फोड़ते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी हम फोड़ने वाले हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको किस तरीके से दे रखा है, समान त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है,
उनके पृथ्वी तक पहुंचने में समय होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर बात की जा रही है निर्वात की, यहां पर बात की जा रही है निर्वात की। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप निर्वात में दो वस्तुएं छोड़ोगे, एक आपका लोहे की है और एक आपका लकड़ी की है, तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगी, दोनों एक साथ नीचे आएंगी। इसका मेन कारण ये है कि निर्वात में आपका कोई भी माध्यम नहीं काम करता है, दोनों वस्तुएं एक साथ आएंगी, यानी कि दोनों जो लकड़ी की और लोहे की गेंदें जो है दोनों एक साथ आएंगी पृथ्वी पर, क्योंकि यहां पर आपका निर्वात है, निर्वात में आपका कोई भी माध्यम नहीं काम करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पूर्णतः समान समय पर आएंगी, यानी कि दोनों जो है एक समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगी। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से और आराम से समझो। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार स्थिर रहता है कि बढ़ता है कि घटता है, कि उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, ये हमारी पृथ्वी है अंडाकार के रूप में, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, चाहे तुम उत्तरी ध्रुव की बात कर लो चाहे तुम दक्षिणी ध्रुव की बात कर लो, दोनों ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर आपका जी का मान सबसे ज्यादा होता है। जैसे आप ध्रुव के नीचे आओ या ध्रुव से ऊपर जाओगे तो जी का मान आपका घटेगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो जी का मान है वो हमारा बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पर डियर स्टूडेंट, यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की आएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ध्रुवों की तरफ से, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा वो आपका घटेगा। लेकिन भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बोला है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा। यदि आपकी पृथ्वी जो है घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा, बढ़ जाएगा कि समान रहेगा कि घट जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो सोच कर बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोच कर बताओ। 10 सेकेंड का आपके पास समय है, सोच करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि आपकी पृथ्वी ही घूर्णन करना बंद कर देगी तो जी का जो मान है ना डियर स्टूडेंट बढ़ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोल रखा है, बोला है एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। यानी कि एक आपका अंतरिक्ष यात्री है जो कि भू उपग्रह में है, यदि वह समय देखना चाहता है तो उसको किस टाइप की घड़ी का उपयोग करना चाहिए, दोलन घड़ी करना चाहिए कि घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है। तो घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है यही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो आपका अंतरिक्ष यात्री है और किसमें है, भू उपग्रह में है। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंग वाली घड़ी यूज करनी चाहिए। देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये समझ लो डियर स्टूडेंट कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल 100% आएगा। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% न्यूमेरिकल आएगा। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और जो दूसरा क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल होगा। तो देखो क्या बोला है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आपका 8 न्यूटन है।
यदि उनके बीच की दूरी पहले की 4 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। ए आपको बताना है कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर आपका होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आपका होता है r स्क्वायर। Gm1m2 डिवाइडेड बाई आपका होता है r स्क्वायर। इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्यों नाइंसाफी करना, ठीक है। ए आपका होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। तो यहां पर बोला है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आपका 8 न्यूटन है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट यदि मैं मान लेता हूं कि F1 की वैल्यू हमारा 8 न्यूटन है, F1 की वैल्यू मैं मान लेता हूं 8 न्यूटन है, तो F1 बराबर आपका क्या होगा, F1 बराबर आपका होगा Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहां से F1 की वैल्यू 8 रख दो तो मिलेगा आपको Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि Gm1m2 अपान r स्क्वायर की वैल्यू 8 के बराबर है। बोला है कि यदि उनके बीच की दूरी को हम पहले से 4 गुनी कर दे, उनके बीच की दूरी हम पहले से 4 गुनी कर दे, यानी पहले जो बीच की दूरी थी वो हमारा r था, पहले जो बीच की दूरी थी वो हमारा r था। तो जब हम बीच की दूरी को 4 गुनी कर देंगे तो मैं मान लेता हूं जो आपका r2 की वैल्यू है वो आपका 4r हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि उनके बीच की दूरी हम 4 गुनी कर देते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो r2 की वैल्यू है वो आपका 4r हो जाएगी, क्योंकि पहले दूरी हमारी r थी, जब हम 4 गुनी कर देंगे तो हमारी दूरी 4r हो जाएगी। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल मैं मान लेता हूं F2 हो जाएगा। तो F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, Gm1m2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर। तो यहां से F2 की वैल्यू निकालो तो Gm1m2 R2 का मान कितना है 4r, तो 4r का स्क्वायर करोगे तो 16r स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं बाबू, हम लिख सकते हैं 1/16 गुणे Gm1m2 डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं r स्क्वायर। अब आपको पता है कि Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है, यानी कि इस पूरी वैल्यू के जगह पर हम 8 यूज कर सकते हैं। तो F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8/16 काट दो तो मिल जाएगा आपको 1/2, यानी कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 न्यूटन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से और आराम से इस क्वेश्चन को भी समझो। देखो बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है आपका G का मान पृथ्वी की सतह पर उसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर G के मान से कम होता है। ये तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका है G का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है। ये भी आपका पूरी तरह से गलत है। भूमध्य रेखा पर G का मान अधिकतम होता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ध्रुवों पर G का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है ध्रुवों पर G का मान भूमध्य रेखा से अधिकतम होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ध्रुवों पर जो G का मान होता है सबसे अधिक हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवों पर G का मान होगा वो आपका भूमध्य रेखा से अधिक होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ध्यान से और आराम से समझो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है यदि पृथ्वी की चक्रण गति को हम बढ़ाया जाता है
तब भूमध्य रेखा पर स्थिर वस्तु का भार, हम क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की चक्रण गति को हम बढ़ा रहे हैं, तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा, घटेगा कि नियत रहेगा कि बढ़ता है कि ध्रुवों पर अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप सोच करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 सेकेंड का समय है, सोच करके बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपका कुछ नहीं है, बोला है कि यदि पृथ्वी की चक्रण गति को हम बढ़ाया जाता है तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा। तो भार W बराबर क्या होता है, m इंटू का g। अब आपको पता है कि केवल हमारा ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है। ध्रुव को छोड़कर, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव छोड़ दो, इसके अलावा चाहे आप ऊपर चले जाओगे ध्रुव के, चाहे ध्रुव के नीचे आओगे, जी का मान घटता है। तो यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा की बात की गई है, यानी जी का मान घटेगा। तो जी का मान घटेगा तो आपका भार का भी मान घटेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली सोच सकते हो। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20, ओहो 22 आ रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। ए रहा क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा ना, ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, मैक्सिमम 1 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। देखो क्या बोला है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान आपका यम है तथा त्रिज्या आपका आर हो, तब उसके गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय स्थिरांक का अनुपात क्या होगा, ए आपको बताना है। यानी कि आपको गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी में अनुपात क्या होगा, ए आपको बताना है। तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट बताया था, क्या बताया था, कि स्मॉल जी बराबर आपका होता है GME अपान RE का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन में बोला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान तुम m ले लो, तो हम पृथ्वी का द्रव्यमान m ले लेते हैं, यानी कि gm हो जाएगा। उसके बाद से, क्योंकि यहाँ पर मास अपवर्थ है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान m लेना है तो मैंने m ले लिया। त्रिज्या को r ले लो तो RE के जगह पर आपका r हो जाएगा, यानी r स्क्वायर, यानी g बराबर कैपिटल GM अपान r स्क्वायर हो गया। आपको g अपान कैपिटल जी की वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर जी अपान कैपिटल जी की वैल्यू निकालोगे तो m अपान आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। m अपान आर स्क्वायर जो होगा वो आपका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वीय स्थिरांक में संबंध होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पर है, आपको बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस प्रकार से है, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहां गुरुत्वीय विभव शून्य है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, जहां पर आपका गुरुत्वीय विभव शून्य होगा वहां पर अनिवार्य रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र भी शून्य होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमेशा आपको डियर स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेट करके ध्यान में रखना है, जिससे आप लंबे समय तक किसी भी चीज को ध्यान में रख सके। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, गोली कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है GM अपान आर स्क्वायर, या G या शून्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोच कर बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला है गोली केश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। चारों ऑप्शन में सोचो कि गोली कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि गोलीय कोश बोला गया है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी।
तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आया डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हम ऑप्शंस को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखो क्या बोला है, एक मिसाइल प्लायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई जिसकी गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो हमेशा डियर स्टूडेंट ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपका जो मिसाइल है पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी गई है, तो ऐसे कंडीशन में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बोला है कि चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहेगा। यानी कि चंद्रमा का कक्षीय वेग हम कितना बढ़ा दें कि वह पृथ्वी का उपग्रह ना रहे। तो कौड़ी में 3 गुना बढ़ा, कौड़ी में 2 गुना बढ़ा दोगे ना, तो वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यदि हम कक्षीय वेग को कौड़ी में 2 गुना बढ़ा देंगे तो वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 24 को। बोला है किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है केवल ग्रह के द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की तीव्रता पर, द्रव्यमान व तीव्रता दोनों पर। तो बिल्कुल राइट आंसर है, किसी ग्रह की सतह पर आपका जो जी का मान होता है डियर स्टूडेंट। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक भी कर लेता हूं, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, हमें लग रहा है ये आपका तीव्रता नहीं है त्रिज्या होगा। वही मैं सोच रहा हूं कैसे गलत है, ये आपका तीव्रता नहीं है त्रिज्या है। तो इसको आप सही कर लेना, त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, ये आपका तीव्रता नहीं क्या है, त्रिज्या है। तो अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। बोला है किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है केवल ग्रह के द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की त्रिज्या पर, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। तो आपको पता है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का होल स्क्वायर होता है। तो किसी भी ग्रह पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है वो आपका द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 पे। लास्ट के 6-7 क्वेश्चन और हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लो। 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से समझो। देखो बोला है कि दूर संचार उपग्रह संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक निरंतर टीवी प्रभाव प्रसारित करता है, क्योंकि। तो मैंने आपको जब बताया था कृत्रिम उपग्रह का उपयोग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है, पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल कम है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है, इसका पृथ्वी के आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी आपका है, इसका आवर्तकाल ठीक पृथ्वी के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, दूर संचार उपग्रह संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक निरंतर टीवी प्रभाव प्रसारित करता है। इसका जो मेन कारण है डियर स्टूडेंट, इसका जो मेन कारण है, इसका जो आवर्तकाल होता है ठीक पृथ्वी के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 27 को। बोला है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है, पृथ्वी के धरातल से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के उस वेग पर निर्भर करता है
जिससे उसे दागा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है, एक उपग्रह का दोलन काल कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता नहीं करता। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है, कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या है, इसको आप करेक्ट कर लेना, त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चारों ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का 10 सेकंड का समय है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के धरातल से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के उस वेग पर निर्भर करता है जिससे उसे जागा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 28 को, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल कक्षीय चाल किस पे निर्भर नहीं करती, ये आपको बताना है। तो कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल जो है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो बोला है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है, वृत्ताकार होता है कि एक दीर्घवृत्त होता है कि एक परवलय होता है कि एक सरल रेखा होता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। बोला है एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का जो कक्षीय पथ होता है वो आपका दीर्घवृत्त होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक दीर्घवृत्त होता है। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 30 को। केपलर ने खोज की गति के नियम की, कि घूर्णन के गति के नियम की, कि ग्रही गति के नियम की, या वक्रीय गति के नियम की। तो केपलर ने आपको 3 नियम दिए थे जो आपके ग्रहों से संबंधित थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रही गति के नियम से। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आया डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखो बोला है कैपिटल जी अपान स्मॉल जी का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैपिटल जी यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान पता होना चाहिए। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किग्रा स्क्वायर होता है। और वहीं पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब डियर स्टूडेंट आपको कैपिटल जी अपान स्मॉल जी की वैल्यू बताना है। तो कैपिटल जी की वैल्यू आपका है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 से भाग दे दो। अब ध्यान से समझना, ऊपर वाली वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 66.7 गुणे 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 9.8। अब 9.8 से आप 66.7 को काटो तो कितनी बार में कटेगा। तो देखो यदि आपका यह 10 रहता, 9.8 ना होकर के यदि आपका यह 10 रहता, मान लो मैं 10 मान लेता हूँ, जी की वैल्यू यदि मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 छक्का आपका होता है 60, फिर आपका 67 बचता, यानी कि आपका 6.6 गुणे 10⁻⁻12 आता। लेकिन यदि हम g की वैल्यू 9.8 लेते तो यही आपका 6.6 ना होकर के 6.8 के अराउंड आता। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो अच्छी तरीके से यह भी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान आपका जीई दे रखा है।
तथा चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान आपको gm दे रखा है। तो दोनों में आपको बताना है कि जीई और जीएम में कौन सा रिलेशन सही होगा। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है वो हर जगह समान होता है, चाहे तुम पृथ्वी पर रहो या चंद्रमा पर रहो या समुद्र में रहो या नदी में रहो या कहीं भी रहो, जी की जो वैल्यू होती है, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका चंद्रमा पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होगा वो आपका पृथ्वी के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कैपिटल जी की वैल्यू आपका बदलती नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, चाहे पृथ्वी पर चले जाओ, चाहे समुद्र में चले जाओ या तालाब में चले जाओ। तो इस तरीके से जो आपका चंद्रमा पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा वो पृथ्वी के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर। इसी के साथ डियर स्टूडेंट आज की यह जो आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 33 आपको किस तरीके से दे रखा है, बोला है पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। आपको कैपिटल जी की वैल्यू दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किग्रा स्क्वायर, और पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 × 10⁻24 और पृथ्वी का रेडियस दे रखा है 6.38 × 10⁻6 m। तो आपको गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर आपका होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का होल स्क्वायर होता है। अब डियर स्टूडेंट कभी भी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पता है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो आपका 9.8 होता है, तो 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। कैपिटल जी की वैल्यू आपको लेना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ अर्थ यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 आप ले लो। उसके बाद से रेडियस ले लो, पृथ्वी का कितना दे रखा है वो आपको दे रखा है 6.38 × 10⁻6, तो 6.38 × 10⁻6 इसी का आप होल स्क्वायर कर दो। अब इतना कैलकुलेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टिक कर दो 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है गुरुत्वाकर्षण के कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।